शुरू करें। मेरा नाम अनुराग है और मैं आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल भी मेरे तरफ से ही लिया जाएगा। तो बात करते हैं एपीपीएससी की। अभी तक में आप लोगों ने देखा है कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं कैसे नहीं, देखा है? ओके। तो देखिए अभी क्या है कि कुछ कुछ जो ट्रेंड है, प्रॉब्लम आ रहा है क्या? वीडियो स्टॉप करना तो सर, यहाँ माइक ऑफ कर देते हैं, देगा। एक बार कंफर्म कीजिएगा, आवाज पीछे तक जा रही है या आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। आगे आ जाइए, सबको सुनाई देगा, कोई इश्यू नहीं है, अभी परफेक्ट होगा। तो देखिए एपीपीएससी का आप लोगों ने देखा होगा अगर क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है आप लोगों का 2024 के बाद से। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब ये सीधा क्या कर रहे हैं, यूपीएससी पे स्टिक हो रहे हैं। और यूपीएससी भी कहा आपका प्रीलिम्स सेम है जैसा पहले एज यूजुअल पूछते थे ये। अभी बस प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, मेंस में। और आपका सिलेक्शन दिलाने वाला जो मेन एरिया है वो मेंस ही है। सेकेंड स्टेज में जितना अच्छा आप मार्क्स परफॉर्म करते हैं उतना बेटर रैंक मिलेगा आपको। एक होता है कि बस किसी भी तरीके से पास होना है, और दूसरा होता है कि रैंक हमें लाना है। तो अगर रैंक लाना है तो रैंक के लिए उस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत कहाँ करना होगा, मेंस में। तो कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। प्रीलिम्स आप कितना भी फैक्ट्स याद करके सेलेक्ट भी हो जाओ, तो प्रीलिम्स क्या है आपका, क्वालिफाइंग है। मतलब कि भीड़ से आप अलग हो, ये बता दिया है आपने। अब भीड़ से अलग हो लेकिन आप ही क्यों, वो आपका प्रूफ कहां होगा, तो वो होगा आपके मेंस में। ठीक है, तो उस तरीके से हम चलेंगे। और आज जो है हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है जियोग्राफी में कि सर एक बार सिलेबस दिखा दो मुझे कि प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है जियोग्राफी के लिए और मेंस में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है सिलेबस है। अब सिलेबस में जब प्री का सिलेबस आप देखते हो तो प्री में बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है उन्होंने, सिर्फ एक छोटा सा लिखा है इंडिया और वर्ल्ड का जियोग्राफी पढ़ लीजिएगा। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी इंडिया का और वर्ल्ड का। अब इससे हमें तो नहीं समझ में आया क्या है। तो इसी को जब हम आप अपने मेंस का सिलेबस देखते हैं तब वो टू द पॉइंट बता देता है कि ये टॉपिक पढ़ना है। उसमें भी जब आप पीवाईक्यूज को देखते हैं तो पीवाईक्यू से क्या फायदा मिलता है आपको, ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक पे कितना मेहनत करना है और किस पे कितना नहीं करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका मेंस का सिलेबस। मेंस में भी स्पेसिफाई किया है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बताया है। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले इस पे कि मैं आपको बता दूं कि पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि जियोग्राफी की क्लासेस अगर हम शुरू कर रहे हैं तो जियोग्राफी क्यों पढ़े। ठीक, और जियोग्राफी है क्या, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जियोग्राफी क्या होता है तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, क्या होता है जियोग्राफी? सबने 6 क्लास से पढ़ रखा है जियोग्राफी। और अगर जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं होंगे, साइंस के होंगे, तो 10 तक तो एटलीस्ट जियोग्राफी पढ़ा ही होगा, उसके बाद ही छोड़ा होगा। तो जियोग्राफी में जब आप 6 में पढ़ते थे तो शुरुआत में ही बताया गया था क्या है जियोग्राफी। क्या है बताइए, बताइए आप लोग, थोड़ा सा बात कीजिए मुझसे तो समझ में आएगा कि हाँ कहां से मुझे आप लोगों को उठाना है। क्या होता है जियोग्राफी, कि कोई भी बच्चा बताए। नहीं, हाँ बताइए। स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है, और कोई? तो देखिए अब क्या है स्टडी ऑफ अर्थ, ये तो लेमैन टर्म है कि मैंने बोल दिया कि स्टडी ऑफ अर्थ। अब अर्थ की स्टडी, तो क्यों अर्थ की स्टडी, उसमें जब हम जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि हम इसका पूरा जियोलॉजिकल पार्ट देखते हैं। मतलब कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ लेक है, कहाँ ओशन है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, फिर जब ये देख लेते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, कि ह्यूमन बींग्स किस तरीके से रहते हैं यहाँ पे। हर जगह अलग अलग तरीके से सेटलमेंट होता है, ये आप लोगों को पता है। और ये सेटलमेंट डिसाइड कौन करता है, जियोग्राफी। लेट्स से कि अरुणाचल प्रदेश में लोग जो है गर्म कपड़े, वुलन क्लॉथ्स पहन रहे हैं, तो वो पहनने के पीछे का रीजन क्या है, आपका यहाँ का जियोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन।
अगर आप साउथ में जाइएगा तो साउथ में आप वुलन क्लॉथ्स नहीं पहन सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, वहां लैंड ब्रिज सी ब्रिज जो है अफेक्ट करता है बहुत सी चीजों को, तो वहां पे जो है नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का होता है, वहां वुलन क्लॉथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, सबसे पहला ही है कि जियोग्राफी क्या है, तो जियोग्राफी दो टर्म से मिलकर बना है, इसमें आपको पता होगा। जियो का मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं अर्थ, ठीक है, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है। तो मतलब कि हम अर्थ की स्टडी करेंगे हर एक प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, ये होता है। और एक चीज है, सभी लोग नोट्स बनाएंगे, कोई नहीं बैठेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए ये जो एग्जामिनेशन है ना आपका, अभी आप शायद, कितने बच्चे इसमें फ्रेशर हैं जो इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं अपना? आपने पहले दे रखा है? अच्छा, तो देखिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है आप समझिए। अगर तीनों स्टेज में से किसी स्टेज में आप डिस्क्वालीफाई करते हैं ना, तो आपका 2 साल वेस्ट हो जाता है। कैसे? ये तो गया, और यहां 2 साल के बाद वैकेंसी आती है, तो 2 साल आपको फिर बैठना है, और तब फिर उस अटेम्प्ट के लिए आप जो है अगले 2 साल के बाद जो पेपर होगा उसमें फिर आप एनरोल कीजिएगा। तो बर्बाद करता है ये टाइम बहुत ज्यादा। और टाइम को अगर कम, मतलब कि कहते हैं कि यूटिलाइज बेटर तरीके से करना है, तो नोट्स आपका हैंड रिटन होना चाहिए। ये पीडीएफ जाएंगे आपके पास में, पीडीएफ आप लोग रखिएगा, बट एट द एंड क्या होगा, जब एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन से पहले जो आपका बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स है ना, उससे फायदा क्या होता है कि आप उसको 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। ये जाएगा आपके पास में तो कम से कम 1 घंटा लगेगा रिवाइज करने में। प्रॉब्लम बस यही आता है, इसीलिए हैंड रिटन नोट्स इंपॉर्टेंट होता है। मैं कंसेप्ट दे दूंगा, अभी आप लोग मत करना, मैं कंसेप्ट देता जाऊंगा, समझते जाएंगे, जहां जहां जरूरत है मैं लिखवाऊंगा भी। एक आपके अपने लैंग्वेज में भी नोट्स बना होना चाहिए, और क्लास के साथ साथ बनाते जाइएगा, तो क्या होगा ना, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर अभी इसके बाद जाएंगे घर, एक बार रिवाइज करेंगे फिर हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, तो थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। मैं उसमें नहीं आप लोगों को ले जाना चाहता, क्योंकि वो काफी फिर लंबा चला जाएगा वो। तो जियोग्राफी का आम भाषा में हमने क्या समझा, जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब स्टडी, मतलब अर्थ की स्टडी। अर्थ की स्टडी या अर्थ का जो है डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ जो है हमको जियोग्राफी में करना होता है। क्यों पढ़े, तो बात आती है पढ़ने की, तो पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जियोग्राफी ही हमको सबसे पहले बताता है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। ह्यूमन बीइंग्स जब यहां आए थे स्टोन एज में, तो क्या था, उससे पहले हम एप थे, मतलब कि जिसको प्राइमेट्स कहते हैं आप। तो हम क्या थे, मतलब एप्स के जो एंसिस्टर्स थे हमारे एप्स थे। वहां से जब हम उठ के बाहर निकले, तो हमने अपने इन्वायरमेंट को समझा, किस तरीके से कहां रहना है क्या नहीं। आपको जान के हैरानी होगा कि जब मैं हिस्ट्री डिस्कस करूंगा आपको ना, तो इसमें बताऊंगा आपको कि हमने वही वही जगह चूज किया था ना, जहां पे वाटर अवेलेबल था, रॉक शेल्टर्स अवेलेबल थे, और हमारे लिए ना हंटिंग और गैदरिंग के लिए जो है फूड्स अवेलेबल था। हम हर जगह नहीं बसे थे। तो मतलब क्या था कि उस समय से भी लोगों ने ये चीज समझ रखा था कि हमें क्या करना है, अपने नेचर को, अपने इन्वायरमेंट को समझना है। क्यों? क्योंकि वही हमें रिसोर्स देता है, और रिसोर्स का ही हम यूटिलाइज जब करते हैं, तो हम जो है अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट यही है कि जियोग्राफी इसलिए भी पढ़ना है कि रिसोर्सेस के बारे में हमको पता चल जाए। तो आपका फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि क्या करता है कि वी डिपेंड अपॉन द रिसोर्सेस। कहां से आता है रिसोर्सेस, तो इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट से अगर रिसोर्सेज आ रहा है, तो जियोग्राफी ही तो बताएगा ना कि ये रिसोर्सेज है। जैसे आज अभी के टाइम पे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल जो कार है वो पॉसिबल है। आज से 30 साल पहले अगर हम बोलते कि हाइड्रोजन से भी हम कार चला सकते थे, तो किसी को उम्मीद था? नहीं। तो हम रिसोर्स कैसे समझे, हमारे पास टेक्नोलॉजी आया, फिर उसका जो है हमने यूज किया, तब उसको हम रिसोर्स बनाए। तो इसी को समझने में क्या करता है, जियोग्राफी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा बात करें कि एप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी। अब देखिए जियोग्राफी ही डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। कैसे? हम अपने इंडिया का ही ले लेते हैं। हमारा इंडिया कितना डाइवर्स है, हर जगह अलग तरीके का। आप कहते हैं कि 1 माइल भी आप आगे बढ़ोगे ना, तो फूड हैबिट्स चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फूड हैबिट्स चेंज हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता है, हर एक चीज अलग अलग तरीके से मिलता है। ठीक,
तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जियोग्राफी पे। जिस तरीके का जियोग्राफी, उस तरीके का वहां पे कल्चर डेवलप्ड होगा, उसी तरीके का लोग वहां खाना खाएंगे। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि हम लोग जो है एग्रीकल्चर हमारे यहाँ होता है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर होता है, दूसरा हमारे पास मीट अवेलेबल है, ठीक, तो हम दोनों चीजें खाते हैं, ठीक। अब उसी तरीके से अगर हम अरब कंट्रीज में जाते हैं तो अरब कंट्रीज में क्या है, एग्रीकल्चर बिल्कुल कम है, ठीक, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो है मीट कंजम्पशन, इस तरीके से चीज होता है। तो हर जगह अलग अलग फूड हैबिटेट चेंज होता रहता है। जैसे जैसे अगर ह्यूमन बींग्स का हैबिटेट हम चेंज करेंगे, सेम उसी तरीके से कल्चर और बाकी सारी चीजें भी चेंज होंगी। तो ये डाइवर्सिटी को समझने में मदद करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक मिनट, तो इसके बाद बात करें तो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। जाहिर सी बात है कि हम रिसोर्सेस को कैसे हमें पता चलेगा, तो जीआईएस मतलब सैटेलाइट्स, हम जो है जियो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स भेजते हैं, वहां से हम अपना पूरा अर्थ का ऑब्जर्वेशन जो भी है, कहाँ कहाँ कौन से रिसोर्सेज है, ये हमको पता चलता है। जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है और कोल भी बहुत ज्यादा है, कैसे पता चला हमें? हमने सैटेलाइट, इसरो ने सैटेलाइट भेजा, उससे हमने मैपिंग किया, उस बिहाफ पे हमने बताया कि यहाँ ये जो है रिसोर्सेज हैं, हम अगर इनको अंदर से निकालते हैं तो एक्सकवेट कर लेंगे अगर एक बार, तो हम क्या करेंगे उसके बाद में, उसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, ठीक। तो डेवलपमेंट में जियोग्राफी काफी कंट्रीब्यूट करता है, ये भी बात सही है। अब वही बात आ जाती है लास्ट में कि व्हाट इज जियोग्राफी, जियोग्राफी है क्या? तो मैंने बताया था अर्थ का स्टडी या फिर जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, तो इसमें हर एक चीज आएगा। जैसे पहला अगर हम बात करें इसमें, तो आप यहां से देखिए, ठीक है ना, ये देखिए, अब जियोग्राफी क्या है, अर्थ का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सभी को दिख रहा है। तो अर्थ का डिस्क्रिप्शन, अब इस अर्थ के डिस्क्रिप्शन में क्या है, एक तो अर्थ का पूरा फिजिकल हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन। तो जैसे ही हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं तो हम चले जाते हैं, स्विच कर जाते हैं फिजिकल जियोग्राफी पे। और फिजिकल जियोग्राफी पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है, माउंटेन्स, वॉल्केनो, ठीक है, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, ये सारी चीजें जितना भी हमको देखना होता है, सब कुछ हम कहां देख रहे होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में। हर एक चीज, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है, कोर है, मेंटल है, उसके ऊपर क्रस्ट है, कैसे पता चला? तो ये सारी चीजों का जब स्टडी हम करते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी में जाके करते हैं, ठीक है। फिर जब हमने अपने अर्थ के पूरे सरफेस को समझ लिया, तो अर्थ के सरफेस को ऊपर से ब्लैंकेट किसने कर रखा है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को समझने के लिए हमको जो है क्लाइमेटोलॉजी समझना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से गैसेस हैं, क्या ऐसा खास है जो अर्थ को एक लिविंग प्लैनेट बनाता है, क्यों मार्स पे बाकी चीजें नहीं हुई, क्यों वीनस पे नहीं हुआ, क्यों जुपिटर पे नहीं हुआ। ये सारी चीजें हम कब समझते हैं, जब हमको पता चलता है कि हमारे अर्थ को एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला है जो वाकई में जो है लिविंग बींग्स के लिए हेल्पफुल है इसमें, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इसमें। जब हम क्लाइमेटोलॉजी देख लेते हैं तब बात आती है कि ओशंस की, ओशन भी देख लेते हैं। तो ओशंस में जब हम देखते हैं तो आप जितना भी देखते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है कोल्ड करंट क्या है, वार्म करंट क्या है, ये क्या है, वो यही है कि ओशंस के अंदर भी मूवमेंट हो रहा है और वो मूवमेंट हम लोगों के डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो हमें उन ओशंस करंट के मूवमेंट को भी हमको समझना होता है, तो हम वो देखेंगे, वो सारी चीजें ओशनोग्राफी में देखते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, बायो जियोग्राफी, ठीक है। और बायो जियोग्राफी क्या है, आपका पूरा इन्वायरमेंट का पार्ट है। इसको बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगा आपको, यहां से क्वेश्चंस आपके बढ़े हैं, ठीक है ना। ये जो यहां का जो पार्ट है ना, यहां से क्वेश्चंस आपके बढ़े हैं। और इन लोगों का ट्रेंड क्या है कि इनका जो है ये थोड़ा सा कम हुआ है क्वेश्चंस, और इनका क्या है कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये देखना है हम लोगों को। सॉइल जियोग्राफी देखेंगे, क्योंकि अब सॉइल जियोग्राफी पूरे वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव से हम नहीं देखेंगे, सिर्फ इंडिया का देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी आएंगे आपके तो इंडिया से आने वाले हैं। तो मैं आपको पीएचडी कराने नहीं आया हूं, मैं आपको एग्जाम क्रैक करवाने आया हूं। मेन मोटो यही है, आप एग्जाम क्रैक कीजिए, आप सेलेक्टेड हो जाइए, दैट्स इट। इतना ही काफी है हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए भी और आपके लिए भी। आपका सपना पूरा हो गया, हमारे इंस्टीट्यूशन का जो हमने वादा किया था आपसे वो पूरा हो गया, ठीक। तो हम इंडिया का देख लेंगे कि सॉइल कितने कितने तरीके के हैं। अब बात आती है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी हम लोगों को नहीं देखना है, ठीक है, इसका हम लोगों में कोई रोल नहीं है।
ये अपन लोगों को देखना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही हम देखेंगे, ठीक। फिर ह्यूमन जियोग्राफी में आएंगे, तो ह्यूमन जियोग्राफी में क्या है, एंथ्रोपो जियोग्राफी ये हमको नहीं देखना है, कल्चरल जियोग्राफी नहीं देखना है। ये कल्चरल जियोग्राफी मैं थोड़ा सा आपको लिंक करवाऊंगा कहाँ, हिस्ट्री में, सिर्फ समझाने के लिए और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करवाऊंगा। सोशल जियोग्राफी भी हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है पॉपुलेशन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, ठीक है। ये दो से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि सेंसस से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। तो सेंसस को अगर देखना होगा तो हम लोगों को पॉपुलेशन जियोग्राफी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। बाकी इसमें एक सेटलमेंट जियोग्राफी हम देखेंगे, अर्बन जियोग्राफी देखेंगे, बाकी दैट्स इट, और हमको कुछ नहीं देखना है। तो आपके एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है वो क्या क्या है, इधर से यहां पे आपका बायो जियोग्राफी, सॉइल जियोग्राफी, ये भी आपका इंडियन प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ, ठीक है। तो ये सिर्फ इंडियन हम देखेंगे इसमें। और उधर से क्या है अपने पास में, तो एक पॉपुलेशन जियोग्राफी और दूसरा सेटलमेंट और अर्बन, तो तीन इधर से और बाकी ये। इसके अलावा इंडिया पे चलेंगे, इंडिया के बारे में आपको जितना जानना होगा वो जानिएगा, उससे क्वेश्चंस पूछेंगे आपके, ठीक है। या इन केस आगे चल के मन बना कि यूपीएससी भी दे दे तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ये तो रहा आपका। अब जियोमॉर्फोलॉजी में मैं बता दूं, आज यहां से हम शुरू कर रहे हैं। एक बार ये आप लोग अपना टॉपिक लिख लीजिए, अगर नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं आज हम ये दो टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। आज यही दो टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है आपके लिंकेज के लिए, जियोग्राफी में इंटरेस्ट लाने के लिए ये जरूरी है। क्वेश्चंस यहां से, ये जो है ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अगर एक बार आप समझ गए तो ये आपको हिस्ट्री में भी हेल्पफुल होगा, जियोग्राफी में भी हेल्पफुल होगा, और जब आप एसे राइटिंग लिखते हैं तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दो हमको आज समझना है। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहला जो आज का है वो आता है हमारे पास में क्या, बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी को भी शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, इसका नाम सुना है क्या आप लोगों ने, इसके बारे में जानते हैं, यूनिवर्स क्या होता है, किसको कहते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड हिंदी में बात करें तो ब्रह्मांड, इंग्लिश में यूनिवर्स क्या होता है। ये 6th या 7th में आप लोगों को पढ़ाया गया है। अब ये मत कहना कि सर नहीं पता है, मुझे कुछ तो पता होगा, हम अर्थ पे रह रहे हैं भाई, हमें पता होना चाहिए कि हमारा यूनिवर्स क्या है, क्या होता है यूनिवर्स। कुछ तो मन में आ रहा होगा इस वर्ड को सुनने के बाद, क्या, ठीक है, स्टार्स प्लैनेट्स आया, और किसी के मन में कुछ, हाँ बताइए, हाँ ये भी सही है कि गैलेक्सीज के बारे में बात आई, ठीक है। और क्या आया, क्या आया, हाँ बताइए 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 बताइए। देखिए जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे ना उतना इस टॉपिक पे आपका कमांड ग्रिप होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना है। देखिए यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स के लिए आप समझते हैं, पहले अर्थ के बारे में हम समझ लेते हैं। अर्थ पे कितने मैटर हैं, मैटर्स कितने टाइप के होते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 7th का, 3। हाँ इसमें हंसने की क्या बात है, आप बिल्कुल खुल के बताइए कि हाँ सर 3 होता है, कि कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैं आपसे दो और ऐड करवाऊंगा, एक को कहते हैं प्लाज्मा, और उसके बाद वाला जो है उसको बोस आइंस्टीन स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर हम तो 3 पढ़े थे, ये 2 हम नहीं पढ़े थे। इसमें अब आप समझ लो प्लाज्मा क्या होता है, एक ऐसा स्टेट, मैटर का एक ऐसा स्टेट जिसमें गैसियस इतना ज्यादा वो हॉट हो चुका हो, इतना ज्यादा गर्म हो चुका हो, अगर गैस को भी हम गर्म करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो क्या होगा, वो जो स्टेट बनेगा उसी को कहते हैं प्लाज्मा। दैट्स इट। मतलब सॉलिड को गर्म किए लिक्विड बना, लिक्विड को गर्म किए गैस बना, अब गैस को अगर गर्म करेंगे तो बनेगा वो प्लाज्मा।
ठीक है, इसको कहते हैं प्लाज्मा। और बोस आइंस्टीन स्टेट क्या होता है? बोस आइंस्टीन स्टेट कहते हैं जब आप गैसेस जो है ना एक्स्ट्रा कूल्ड हो जाए। ठीक, एक्स्ट्रा कूल्ड क्या, मैं लिख देता हूं, देखिए। एक तो सॉलिड होता है, ये मैं आगे बताऊंगा, पहले यूनिवर्स में वो बताता जाता हूं। ठीक, आइंस्टीन बोस ये हम समझेंगे। आइंस्टीन बोस में क्या है, गैस को एक्स्ट्रा कूल कर दे, इतना समझ लो आप कि -273 डिग्री सेल्सियस तक लेके अगर चले जाते हैं किसी गैस को कूल करते हुए, तो जो स्टेट बनेगा उसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन स्टेट। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता चल गया 5 तरीके के मैटर होते हैं, और जो भी अर्थ पे चीजें बनी हैं वो इन्हीं 5 मैटर जो है, मैटर के स्टेट्स इन्हीं से बनी है, राइट, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं इस सेम कंसेप्ट को यूनिवर्स में लेके चलूं और बोलूं कि यूनिवर्स क्या है, तो कलेक्शन ऑफ मैटर्स, उसमें जो है क्या होगा, तो एक तो मैटर होगा, ठीक, बिल्कुल सही बात। दूसरा, बाकी जितना भी स्पेस है, ठीक, अर्थ के ऊपर जो भी स्पेस हमको दिख रहा है उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं, तो मैंने बोला स्पेस। ठीक, तीसरा मैंने बोला टाइम, और चौथा मैंने बोला एनर्जी। ठीक है ना, जब इन चारों को एक्यूमुलेट करते हैं, और इन्हीं से मिलके बना है ये आपका पूरा यूनिवर्स, इन्हीं का टोटल, ठीक है ना, इन्हीं का हम कहते हैं कि ये टोटल है, उसी को यूनिवर्स कहते हैं, उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, लिख लो आप लोग, ये समझ में आ गया। अब इसमें आपको जान के हैरानी होगा यूनिवर्स में क्या खासियत है। यूनिवर्स का लगभग 90 से 92% का पार्ट हम आज तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं। हम अभी तक जितने भी गैलेक्सीज, स्टार्स, सन, ये सारी चीजें हमने देखा, बट हम अपना 90 से 92% अनडिसाइफर्ड है, अनडिस्कवर्ड है, हमने उसको आज तक देखा ही नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सीधा कह देते हैं डार्क एनर्जी या डार्क मैटर। ठीक है, डार्क एनर्जी मतलब जिसको हमने अभी तक देखा ही नहीं है, पता ही नहीं है मुझे, मेरे पास में तो होगा कुछ डार्क, कुछ इस तरीके से। ये हंसने की बात नहीं है, ये साइंटिस्ट ने यही बोला है कि वो डार्क एनर्जी है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इसको कहते हैं यूनिवर्स। अब जब बात आ गई कि यूनिवर्स, मुझे समझ में आ गया कि यूनिवर्स क्या होता है, तो हम हैं ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर एक तो डाउट आएगा कि ये कैसे आया, यूनिवर्स कैसे आया। ठीक है, तो जब हमने ये ढूंढा कि यूनिवर्स कैसे आया, इस चीज को ढूंढने के लिए बहुत सी थ्योरीज आई, लेकिन एक थ्योरी जो आज भी एक्सेप्टेबल है उसी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अब बात आती है कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में पूरा इसमें पीपीटी में मैंने लिख रखा है, समझ जाइएगा, नोट्स बहुत अच्छा बनेगा आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपकी एक मुट्ठी है, बहुत जनरलाइज वे में आपको समझा रहा हूं। आपकी मुट्ठी है, इसको कस के बांधो, बहुत टाइट अगर आप इसको बांधते हो तो क्या होगा, एक समय के बाद आपके जो फिंगर्स है ना, इनके अंदर से एक काउंटर फोर्स लगेगा और ये बाहर की तरफ प्रेस खुलना चाहेंगे। ये करके देखना कभी भी आप लोग, इसको जब बहुत वो करोगे तो ये बाहर की तरफ रिलीज होना चाहेगा। सेम यही चीज क्या था, बिग बैंग थ्योरी में था। बिग बैंग थ्योरी में क्या था कि जितना भी ये पूरा यूनिवर्स है ना, मैटर, स्पेस, टाइम, एनर्जी, सब कुछ एक सिंगुलैरिटी पे था। ठीक है, एक जगह पे कंसोलिडेटेड था। अब जब एक जगह कंसोलिडेटेड था तो हाई फोर्स था, यहां पे हाई प्रेशर था और बहुत ज्यादा डेंस था ये। ठीक है, तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि ये रिलीज होना शुरू हुआ। ठीक है, और जैसे ही ये रिलीज होता है तो इसके अंदर इतना हैवी फोर्स था कि विद इन अ मिनट बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, मतलब कि बहुत बहुत बिखराव हुआ उसके अंदर। और वो जब बिखराव होता है तभी ये जो आज आपके प्लैनेट्स हैं, सन है, गैलेक्सीज हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोराइट्स हैं, कॉमेट्स हैं,
सैटेलाइट्स हैं, सब कुछ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब आते हैं फैक्ट्स पे। ठीक है, फैक्ट्स पे क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछता है, बिग बैंग थ्योरी दिया किसने था। ठीक, तो जब बिग बैंग थ्योरी की बात आएगी तो आप एक नाम हमेशा याद रखिएगा, जॉर्ज लिमेत्रे का नाम आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने पहली बार बोला था ये बिग बैंग थ्योरी के लिए। ठीक, अब इसमें एक ट्विस्ट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं? एडविन हबल का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? तो मैं बता देता हूं, जॉर्ज लिमेत्रे जो है, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी बताया कि इस तरीके से होता है। अब मान लो मैं कहूं कि उधर मत जाना, शेर है। ठीक, तो एक बच्चा सुनेगा, बोलेगा अच्छा अच्छा शेर है, उधर नहीं जाना है, वापस चला आएगा। दूसरा जाएगा, वापस चला आएगा। तीसरा कहेगा मैं कैसे मान लूं कि वहां शेर है, मुझे प्रूफ दो। यही बोलेगा ना कि मुझे प्रूफ प्रूफ दो कि उधर शेर है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बोलूं कि जाओ जाके देख लो, तो जाएगा जाके, और फिर हो सकता है वापस ना आए। दूसरा कि मैं बाकियों को ये प्रूफ दूं कि देखो जो एक गया था उसकी कुछ हड्डियां उड्डियां पड़ी हुई है बाहर, जाके देख लो, समझ में आ जाएगा कि है उधर शेर। ठीक, तो उसी तरीके से क्या हुआ कि जब जॉर्ज लिमेत्रे ने ये प्रपोज कर दिया बिग बैंग थ्योरी, इसी का जो है प्रूफ या एविडेंस जिसको कहते हैं, वो देने का काम किया था एडविन हबल ने। ठीक है, अब एडविन हबल देते हैं तो कुछ तीन चार जो है प्रूफ देते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं, बस सुनो, इसके बाद लिखवाना चालू करूंगा। एडविन हबल कहते हैं क्या कि सर रेड शिफ्ट, आप तीन चार चीजें हमेशा सुनिएगा। एक आएगा रेड शिफ्ट, ठीक है, रेड शिफ्ट। दूसरा आएगा CMB, और तीसरा आएगा लाइट एलिमेंट्स। यही तीन प्रूफ जो है उन्होंने दिया था। मैं आगे बोलता जाऊंगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये बस समझाने के लिए बोल रहा हूं कि बस अभी थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ कुछ वर्ड से आप लोग। रेड शिफ्ट क्या होता है? अब आप एक चीज मुझे बताना, अब आपके साइड से मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए। विबग्योर के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता है विबग्योर? हम्म, हाँ हाँ, तो बताइए उसमें क्या होता है, मतलब विबग्योर कैसे अरेंज करते हैं हम? वेवलेंथ के अनुसार। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड। कम? व्हाइट। व्हाइट कोई कलर ही नहीं होता है, व्हाइट के अंदर सात होते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब क्या है कि मान लो कि अगर मेरे पास वो सातों कलर है, ठीक है, और वो सातों कलर अगर मेरे से दूर जाए, ठीक है, मैं उसको दूर कर रहा हूं, तो मुझे कौन सा कलर मेरे आंखों में दिखेगा दूर जाते हुए भी? वो मतलब सबसे लास्ट तक वो मेरे आंख में दिखता रहेगा, रेड। और अगर वो नजदीक आएगा उससे, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा नजदीक आ जाए, मतलब अगर नजदीक में रहेगा तो रेड के नीचे कौन सा कलर है जिसका वेवलेंथ के अनुसार हमको वो दिखता है? ब्लू। ब्लू दिखता है, ठीक है। तो यही रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट यही है कि इन्होंने क्या बोला, एडविन हबल ने, इन्होंने बोला कि देखिए गैलेक्सीज जो है ना आज भी एक्सपेंड कर रही हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ने ये बोल रखा था कि ब्लास्ट हुआ है और एक्सप्लोजन के बाद में ये बिखराव अभी भी चालू है, लेकिन प्रूफ नहीं किया था। तो इन्होंने बोला कि ये रेड शिफ्ट आप देखिए, एक गैलेक्सी को अगर हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो अभी हमको वो ब्लू दिख रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद जब हम उसको देख रहे हैं तो वो अब धीरे धीरे रेडिश होता जा रहा है, मतलब लाल होता जा रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि दो गैलेक्सीज बिखर रही हैं, मतलब दूर जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से बात हुआ। तो बोले कि अच्छा चलो ये है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आया CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है,
ये कहते हैं इसको। अब ये क्या होता है सर, बहुत लंबा टर्म लिख दिया आपने, ऐसा मत करो, छोटे में समझाओ, छोटा आप समझो। मान लेते हैं कि अगर ये हमारा क्लासरूम है, ठंड का समय है, अगर मैं बोलूं कि इस क्लासरूम में हम लोग जो है ना फायर को बर्न करते हैं, आग जलाते हैं, ठीक है। आग जलाया, आग जलाने के बाद में एक टाइम आया कि आग बुझ गया, ठीक है। अब आग बुझ गया, बट फिर भी इस रूम में गर्माहट है, होगा ना, फायर की वजह से तो गर्म होगा। अब कोई बाहर से अंदर आएगा तो उसको ये गर्माहट फील होगा, महसूस करेगा वो चीज, तो बोलेगा कि हाँ, या तो यहाँ पे फायर जलाया गया था, या अभी थोड़ी देर पहले ही जला है, खत्म हुआ है, इस तरीके से वो फील आएगा। यही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। जब वो सिंगुलैरिटी पे था, पूरा यूनिवर्स सिंगुलैरिटी पे था, एक जगह था, तो मैंने आपको बताया कि वो इतना डेंस था, इतना प्रेशर था, इतना फोर्स था कि वो हॉट था, बिल्कुल एकदम गर्म था। तभी तो हॉट था, तभी तो ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ उसके अंदर। तो जब वो हॉट होगा तो अपने आसपास के एरिया को भी तो वो गर्म रखा होगा ना। बेशक वो ब्लास्ट हो जाए, विद इन अ मिनट जो है आगे फैल गया, आज भी अगर उस क्षेत्र में, उस एरिया में जहां पे सारे पार्टिकल्स एक एक्यूमुलेटेड थे, उस एरिया में जाएं, और वहां पे जब हम वहां के टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो हमको ये गर्माहट महसूस होगा। तब हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ एग्जैक्टली यहीं पे ये सिंगुलैरिटी में चीजें रही थी, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। तीसरा जो है, हाँ बताइए, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है? ऐसे शांत मत हो या करो आप लोग, ये मुझे लगता है ना कि मैं कहानी सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, ये नहीं चाहिए। आपके साइड से भी ना क्वेश्चंस आते रहने चाहिए। तीसरा है क्या आपका, लाइट एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप एक चीज समझो, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक, हीलियम है, ये सब क्या है, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर? पीरियोडिक टेबल याद है सबको या नहीं याद है? नहीं याद है ना, कोई नहीं। उसमें से आपको एक चीज जो है वो समझना है, क्या, हाइड्रोजन और हीलियम नंबर 1 और नंबर 2 पे है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, इतना तो पता है ना, गुड। अब क्या है कि ये नंबर 1 और नंबर 2 पे होने का मतलब क्या है कि इनके पास मास इनका कम है, एटॉमिक वेट इनका कम है, एटॉमिक नंबर जो है सबसे स्टार्टिंग का है। तो मतलब कि जब एक्सप्लोजन हुआ होगा यूनिवर्स में, तो उस एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ होगा कि फिर से चीजें बनना शुरू हुई होंगी, और जब सब चीजें बन रही होंगी तो एलिमेंट से पहले एटम्स बनेंगे, एटम से पहले सब एटम्स बनेंगे, जिसको एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिसमें आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें बनेंगी। जब ये बन जाएंगे तब क्या होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपस में इकट्ठा होंगे, तब ये एलिमेंट्स बनना शुरू होंगे। तो पहले एक के लिए क्या चाहिए, एक प्रोटॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले वो दोनों साथ में आ गए होंगे, न्यूट्रॉन था उसके पास में, इकट्ठा हुआ, हाइड्रोजन बना, फिर इकट्ठा हुआ, हीलियम बना। अब कहोगे कि सर इससे क्या रिलेशन है बिग बैंग थ्योरी का? तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो गैसेस मिलती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम ही है। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि हाँ कोई ब्लास्ट हुआ होगा, कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा, उस एक्सप्लोजन के बाद क्या है कि ये फॉर्म होना शुरू हुए हैं चीजें, दैट मींस कि मतलब कि बिग बैंग थ्योरी जो है बिल्कुल सही है। ये बातें कही गई। अब चलते हैं आप लोगों के फैक्ट्स पे, ठीक है। ये मैंने समझा दिया, बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। अब चलिए आगे बात करते हैं। मैंने बता दिया था, इसमें लिखते जाइए अब आप, ठीक है। तो क्या बताया था, बिग बैंग थ्योरी दिया किसने था? जवाब आता है जॉर्ज लिमेत्रे ने, ठीक है। एक मिनट रुको, आप सही से, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखेगा नहीं ना। ठीक है, जॉर्ज लिमेत्रे ने दिया था। ये बिग बैंग थ्योरी हुआ कब था? तो जवाब आता है कि सर ये बिग बैंग थ्योरी जो है आज से
13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था। ठीक है, ठीक है, ये भी बात आ गया। अब इसका प्रूफ किसने दिया था? किसने जो है इसका प्रूफ दिया था? तो बात आता है एडविन हबल ने। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। लिखते जाओ आप लोग। आगे बढ़े, चलिए। अब इसमें मुझे एक चीज जो आपको समझाना है वो आप देख लो। ये है एग्जैक्टली आपका पिक्चर। सही से दिख रहा है या जूम कर दूं? थोड़ा जूम कर दूं? ठीक है, देखो ये रहा आपका वो सिंगुलैरिटी। ठीक है, यही वो आपका सिंगुलैरिटी है। ठीक है, और अब जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर ये रेड रेड, ठीक, ये इसके वजह से जो आसपास का एरिया जो वार्म था, इसी को हम क्या कहते हैं? CMB। इसको पूरी तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, यहां से ऊपर की तरफ मतलब एक्सप्लोजन हुआ, आगे बिखराव हुआ, तो पहले गैलेक्सीज के बीच में नजदीक नजदीक की दूरियां थी। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा था? ब्लू शिफ्ट। यहां पे भी आप देख रहे हैं कि ब्लू येलो इस तरीके का कलर दिख रहा होगा उनके अंदर। इसको हमने कहा क्या? कि ये ब्लू शिफ्ट है। ठीक है, जब ये और आगे की तरफ बढ़ा, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है ना यूनिवर्स, तो जब ये और आगे की तरफ बढ़ा तो हमें अब ये रेड दिखने लगा। ठीक है, जो नजदीक था वो अभी भी ब्लू दिख रहा था, जो दूर थे वो रेड दिखने लगे। फिर उसकी तरफ और आगे बढ़ा तो ये रेड ही पूरा दिखने लगेंगे, सिर्फ रेड रेड दिखेंगे। ये कलर कॉम्पोजिशन अलग है, समझो आप कि पूरा रेड दिखने लगेंगे। ठीक है, जब ये रेड दिखने लगेंगे तो इसी को हम कहते हैं रेड शिफ्ट। क्या है कि पूरा जो है लाइट स्पेक्ट्रम का खेल है इस पे, यही प्रूफ वो देते गए। ठीक है, और लास्ट क्या है कि इस पूरे स्पेस में हमको कौन से गैसेस देखने को मिलते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। तो यही तीन जो चीजें हैं ये प्रूफ किया बिग बैंग थ्योरी को। ठीक, आगे बढ़े। अब इसी का जो है, जो आप लोग डिफिनेशन मांग रहे थे, डिफिनेशन इस तरीके से आप लोग याद कीजिएगा। क्या है कि वाइडली एक्सेप्टेड जो है वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है आपका ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का। ठीक, दूसरा क्या है कि क्या ये सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स जो है ओरिजिनेट करता है कहां से? सिंगुलैरिटी से। ये मैंने बता दिया था आपको। क्या था वो? एक्सट्रीमली हॉट था और डेंस था, मैंने बोला था आपसे। मैटर्स क्या थे? एक जगह पे थे। कब हुआ था? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। राइट है? इसको भी लिखना है या आगे बढ़ते जाए? जहां पॉइंट करना होगा मैं वो करवाऊंगा आप लोगों से, क्योंकि कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझे रहोगे तब तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं तो सीएमबी क्या होता है, रेड शिफ्ट क्या होता है, बच्चे 10 बार पढ़ लेते हैं फिर भी नहीं समझ में आता है, और ना किसी टीचर वो एक्सप्लेन करते हैं उनको। मैं सोचा थोड़ा लेमैन टर्म में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। आगे बढ़े।
अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आ रहा है कि प्रपोज्ड बाय एडविन हबल। सर आपने तो जॉर्ज लेमेत्रे बताया था, एडविन हबल कैसे आ गया? तो मैं वही बोला, जॉर्ज लेमेत्रे ही हिट करना है एग्जाम में। एडविन हबल ने क्या किया था कि शेर है वहां पे, मैं बोला था कि शेर है वहां पे, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन किसी ने प्रूफ दे दिया कि शेर है वहां पे, वही एडविन हबल थे। ठीक है, तो जॉर्ज लिमेत्रे ने ये बता दिया था, बस उनके पास ये नहीं था उस समय। आप कह सकते हो कि भाई 1917 के टाइम का वो टाइम था उनका, बहुत पुराना था, तो वो चीजें वो उस तरीके से मतलब प्रूफ नहीं कर पाते थे। एडविन हबल बिल्कुल सब सारी चीजें जो है प्रूफ किया उन लोगों ने। तो ये हमको समझ में आया कि एडविन हबल ने 1920 में एविडेंस दिया। ठीक है, ये आप कभी भी प्रपोज्ड बाय एडविन हबल जब रहे, कब आपको हिट करना है एडविन हबल? जब जॉर्ज लिमेत्रे ना हो, जॉर्ज लिमेत्रे ऑप्शन में हो, जॉर्ज लिमेत्रे ही टिक करना है, एडविन हबल पे नहीं जाना है, क्योंकि इन्होंने इसका एविडेंस दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि द एक्सपेंशन बिगेन्स, कहां से एक्सपेंशन बिगेन्स हुआ था? याद कीजिए जब मैं आपको बता रहा था कंसेप्ट, तो जब एक्सपेंशन बिगेन हुआ था तो मैंने बोला था कि पहले ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो एक्सपेंशन बिगेन हुआ है उसमें इन्होंने बताया कि विद इन अ फ्यू मिनट्स, बिग बैंग थ्योरी, मतलब बिग बैंग जो हुआ, बिग बैंग का मतलब ही एक बड़ा एक्सप्लोजन। ठीक है, तो बिग बैंग हुआ तो क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स फॉर्म होने लगे। और वो सब एटॉमिकल पार्टिकल्स क्या थे? तो ये आपके इनको कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही तीन चीजें फॉर्म हुई। इस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को फॉर्म करने का जो ये प्रोसेस हुआ, किस तरीके से ये फॉर्म किए होंगे, उसको हमने बोला न्यूक्लियो सिंथेसिस। ठीक है, क्या बोला? न्यूक्लियो सिंथेसिस। तो ये आपको याद करना है कि न्यूक्लियो सिंथेसिस अगर कोई पूछे आपसे कि क्या होता है, आपके माइंड में ये चीज क्लिक कर जाना चाहिए कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग न्यूक्लियो सिंथेसिस कहते हैं। गॉट इट? आगे बढ़े। अब जब ये तीन चीजें बन जाएंगी तो आगे मैटर्स बनेगा। अब चलते हैं हम मैटर्स के बाद पे, जो हमने छोड़ा था शुरुआत में। आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं मैटर्स 5 टाइप के कैसे होते हैं। चले आगे बढ़े। चलिए, अब हमने देख लिया न्यूक्लियोसिंथेसिस, देख लिया, अब बात करते हैं मैटर्स के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग कि मैटर्स के ऊपर। तो मैटर जो है कितने टाइप का होता है? पहला हमने क्या पढ़ा? सॉलिड। दूसरा क्या पढ़ा? लिक्विड। तीसरा क्या पढ़ा था? चौथा क्या पढ़ा था? और पांचवा क्या पढ़ा है? ठीक है, इसको स्टेट लिख दीजिएगा। यही 5 टाइप के आपके मैटर होते हैं। सॉलिड से आप फैमिलियर हैं। सॉलिड के बारे में पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये सारी चीजें याद है ना कि भूल गए आप लोग? याद है? लिक्विड में क्या होता है? इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। वॉल्यूम क्या है? जब भी डालेंगे तो फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। गैस में क्या होता है? ना शेप है ना वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा मैंने बताया क्या, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस स्टेट। ठीक है, ये हम जानते हैं। बोस आइंस्टीन स्टेट क्या होता है?
और लगभग याद रखेगा -273 डिग्री सेल्सियस, इतना होना चाहिए, तब ये स्टेट को अचीव कर पाते हैं हम लोग। आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलिए। तो अब हमने मैटर भी देख लिया। अब आप अरुणाचल प्रदेश पीसीएस के एस्पिरेंट बन गए हो। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैटर कितने तरीके के होते हैं, तो अब आप कभी भी 3 स्टेट नहीं बताओगे। क्या बताओगे? 5। पूछेंगे कि क्या क्या है, बिल्कुल बता पाओगे। क्या फीचर्स हैं उनकी, वो भी बता पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना दिख रहा है ना सही से? चलिए, अब ये आता है क्या बात की फॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी की। तो जैसे ही ये मैटर्स बनने लगेंगे, मैंने बता दिया था न्यूक्लियोसिंथेसिस किसको कहते हैं, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बनने के प्रोसेस को। फिर उससे मैटर्स कैसे बन गए ये भी हमने देखा। अब जब मैटर बन जाएगा, तो मैटर बनने के बाद होगा क्या, याद कीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स याद है सभी को? याद है क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या होता है? बहुत दिक्कत है, ऐसा नहीं चलेगा। हम्म, हाँ ठीक है। और कोई फिजिक्स अच्छा नहीं लगा था क्या? 8th 9th में फिजिक्स अच्छा नहीं लगा था? नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट कर देता हूं। याद कीजिए उसमें तो, मतलब कि पढ़ाया गया होगा कि एक m1 होता है। m1 कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास कुछ है, XYZ, मतलब 1 मास है, मैं मान लिया। दूसरा बताया गया था कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका m2 मास है, मतलब कुछ दूसरा मास है। अब इन दोनों, जब भी ये दोनों ऑब्जेक्ट कभी भी सामने रहेंगे, तो वो क्या करते हैं, आपस में एक फोर्स लगाते हैं। ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। इसी फोर्स को हम कहते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट? कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या, धुंधला धुंधला सा आ रहा होगा? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो ये क्या था, उसी से जो है, ये जो दोनों फोर्स लगा रहे थे, इस फोर्स के वजह से क्या हो रहा था कि यही आपके यूनिवर्स में अप्लाई होगा। इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग कहते हैं जब उसमें करंट आ जाए। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं कि ये आपका वो फोर्स है जिसको कि आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके वजह से क्या हो रहा था कि जितने भी यूनिवर्स में ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे प्लैनेट एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, गैलेक्सीज जो है उनका एक फिक्स्ड जो है अपना वो एरिया है, सन जो है वो अपने एक फिक्स ऑर्बिट पे बैठा हुआ है। इन सब के पीछे यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब कि अगर पूरे यूनिवर्स का अगर मैं बोलूं कि बाइंडिंग फोर्स कौन सा है, बांध के कौन रखा है, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब उसी में आता है कि ये मैटर्स से ही एनर्जी फिर आगे क्रिएट हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स बना। अब हर एक प्लेनेट का भी अपना फोर्स होगा, क्योंकि M1 M2 वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, हर ऑब्जेक्ट का अपने पास होता है। अर्थ के पास अपना है ग्रेविटी। कितना है ग्रेविटी अपने अर्थ का? ठीक है, तो 9.8 याद रखना है आप लोगों को। ऐसा मत, सॉरी, ऐसे मत करो आप लोग ना जैसा लगे कि पता है क्या, कि 7th 8th के बच्चे अगर वो देखेंगे गलती से ये वीडियो ना, तो बोलेंगे कि अब हम भी अभी से ही APPSC की तैयारी शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को स्टडीज वो करते रहना है। कोई नहीं, बाकी देर आए दुरुस्त आए, हम हैं। जो थोड़ी बहुत रही सही कसर है फिजिक्स में, वो हमारे फिजिक्स के सर आपको बता देंगे। साइंस एंड टेक कौन ले रहा है आप लोगों का? नहीं पता है? साइंस एंड टेक में और चीजें क्लियर होंगी। खैर, अभी वो हुआ है ना कि साइंस एंड टेक में क्या हुआ है, अब ना ये स्टैटिक साइंस से क्वेश्चंस कम पूछ रहे हैं, पूरा अप्लाइड साइंस पे जा रहे हैं वो।
अप्लाइड साइंस इन द सेंस क्या कि अब इसरो, पहले क्या होता था कि इसरो का फॉर्मेशन पूछ लेते थे, अब वो ना इनके जो रॉकेट व्हीकल है, जो लॉन्च व्हीकल्स जिसको आप कहते हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, इन सब पे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें वो बोलते हैं कि इनका कितना कंबशन चेयर होता है, चैम्बर होता है, इस तरीके से वो जा रहे हैं। तो मतलब अब अप्लाइड वे में जा रहे हैं वो। तो अब एक चीज के लिए आप लोगों का आसानी है, वो क्या, रट्टा मार स्टडीज कम हो जाएगा। समझ रहे हैं तो आप रट भी लीजिएगा, क्योंकि बिना समझे फैक्ट्स याद नहीं होगा, ठीक है। और ये बढ़िया है, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेहनत कीजिएगा। 800 मार्क्स मेंस में आप लोग टारगेट कर लेना 800 मार्क्स अगर मेंस में टारगेट कर लिए आप लोग और 800 प्लस स्कोर कर दिए, तो मान के चलना कि आप लोगों का बेहतरीन यहां से रैंक दिखेगा। आप ही लोगों के बीच से कोई ना कोई, मैं तो देखना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच से कोई फर्स्ट आए। हाँ, ये है कि फर्स्ट आने के बाद में फिर भूल जाओगे क्या अनुराग सर थे, नहीं जानता मैं या नहीं जानती मैं, वैसे कहने लगोगे। बट मैं देखना चाहता हूं यहां से, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया एनर्जी कैसे आया, ये सारी चीजें देख ली। अब बात आता है क्या, इमर्जेंस ऑफ लाइट। इमर्जेंस ऑफ लाइट के लिए एक चीज आप समझ लो, हुआ क्या था कि लगभग, मतलब ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हो चुका था, इसके लगभग 3,80,000 साल बाद, इंग्लिश में बात करें तो 3.8 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग, जब पूरा यूनिवर्स ओपेक था, क्योंकि बिखराव होगा तो ओपेक हो जाएगा ना, हर चीजें फैली रहेंगी। जब वो सेटल होने लगी, गैसेस के नेबुला बनने लगे, तब क्या हुआ कि पूरा यूनिवर्स जो है ना थोड़ा सा विजिबल हुआ, और विजिबल हुआ तब लाइट हमको देखने को मिलने लगा, ठीक है। तो लाइट कब आया है, 3.8 मिलियन ईयर्स अगो। मैं लिख देता हूं ऐसे, ये हिंदी में लिखा है, ओह शिट। तो ये याद कर लेना, 3.8 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग, ठीक है। अब यहीं पे एक कंसेप्ट चेक होगा आप लोगों का, यूनिवर्स के बारे में आप लोग कितना जानते हो, दोबारा से ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ करूं, ऊपर लेके चले। लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, लग रहा है ना इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं तो पता नहीं फिर ऐसा मन में आया कि सर क्या आप ये सब बता रहे हो, छोड़ो ये सब, सीधा क्वेश्चंस पे आओ। देखो, एक आता है, एक आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और दूसरा आता है लाइट ईयर। क्या है दोनों, ये बताओ आप लोग। और वो जरूर बताएंगे जो पहले से एक दो अटेम्प्ट दे रखे हैं। बताएं क्या होता है ये दोनों, कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? किसी को आता है बिल्कुल बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। हाँ, कौन सा लाइट के स्पीड से जा रहा है? लाइट ईयर, बहुत अच्छा। देखिए, लाइट ईयर कहने का मतलब क्या होता है कि पूरे 1 ईयर में, ठीक है, लाइट कितनी दूरी तक ट्रेवल कर सकता है। गॉट इट? उसी को हम कहते हैं लाइट ईयर। और ये डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है स्पेस यूनिवर्स में। जब हम एक प्लेनेट को दूसरे प्लेनेट से नापते हैं ना, या एक गैलेक्सी को दूसरी गैलेक्सी से नाप रहे हैं, तो हम क्या मेजरमेंट करते हैं, लाइट ईयर में करते हैं, ठीक है। अब बात आता है क्या कि सर लाइट का स्पीड कितना होता है, ये बता दीजिए। जो जो पहले से अटेम्प्ट दिए हैं, मेरा तो नजर आप ही लोगों पे है, मैं तो देख रहा हूं। बताओ आप लोग, कितना होता है लाइट का स्पीड, क्या है? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो आप सीधा याद रख लेना, ठीक है, ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलो या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब आप समझ लो कि लाइट एक साल में कितनी दूर ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि 3.10⁸ मल्टीप्लाई बाई 365 डेज, जितना लंबा गया समझ जाओ एक साल में उतना गया। तो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में अगर हम दूरी नापेंगे तो उसमें हम क्या बोलते हैं 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर, इस तरीके से हम बढ़ते हैं। तो लाइट ईयर समझ में आ गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको शॉर्टकट में लिखते हैं AU, अब ये क्या होता है ये बता दीजिए आप लोग। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, इसलिए मैं यहां पे लेके आ रहा हूं ना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लाया था। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, जब सन से अर्थ के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है ना, इसी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं। ठीक है, पहले सुन लो, इसके बाद अभी इसमें कुछ कुछ और फैक्ट्स मैं डालूंगा। उसको हम क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, और एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से या सन से एक प्लेनेट दूसरा प्लेनेट तीसरा प्लेनेट कितनी दूर पे है, उसी को हम जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बांटते हैं। अब बात आता है कि सर सन से अर्थ के बीच का दूरी है कितना। ठीक है, तो जवाब क्या आता है हमारे पास में, कहते हैं 114, ये क्या हो गया 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, रफली याद रख लेना 150 मिलियन किलोमीटर। आगे बढ़े। अब यही सपोर्टिंग एविडेंस जो मैंने आपको बोला था, इसमें कहीं CMB दिख रहा होगा। अब मेरे स्टूडेंट्स CMB क्या होता है बहुत अच्छे से बता सकते हैं, रेड शिफ्ट क्या होता है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, लाइट एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं अब उम्मीद करके चल रहा हूं कि अब आप लोगों में इस चीज का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस कहानी पे अब जाने से अच्छा है कि कुछ दूसरा कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। राइट, चलिए आगे की तरफ ले चलू ना। अब आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से पहले मैं सोलर सिस्टम बता देता हूं, फिर अर्थ का फॉर्मेशन देखेंगे। अर्थ भी अलग अलग तरीके के कंसेप्ट दे करके उसको बताया गया था। तो सोलर सिस्टम पहले देख लेते हैं। अब सोलर सिस्टम में जहां से आप लोगों का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो कुछ कुछ एरिया है जहां से क्वेश्चंस पूछता है, उसके बारे में मैं बता देता हूं। ठीक है, तो सन से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। उसके बाद फिर हम लोग सोलर सिस्टम में क्या क्या फैक्ट्स है, फिर उसके बाद फैक्ट्स पे चलेंगे। देखिए सन जो है ना, सन में टोटल 6 लेयर है। ठीक है, और बड़ा कंफ्यूज करता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। सर कभी सन में कोरोना लिख देता है, कभी क्रोमोस्फेयर लिख देता है, कभी फोटोस्फेयर लिख देता है। अब समझ में नहीं आता सर कोर क्या है, ये सब बता दो। ये हम आज देख लेते हैं। ठीक, तो आपका सन में क्या है, क्या हलचल हो रहा है, सब समझ में आ जाएगा। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना आप लोग। ठीक है ना, देखो एक ये छोटा सा पार्ट हम लेते हैं, इसको कहते हैं कोर। ठीक है, इसको कहते हैं कोर। और कोर में खासियत क्या होता है कि यहीं पे जो है ना आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, अब कहोगे कि सर ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, क्या होता है सर बता दें आप, बताइए प्लीज, क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन? किसी को पता है न्यूक्लियर फ्यूजन? बता, मन में नहीं बोलना है, इतना बोलना है कि एटलीस्ट पूरे क्लास को भी पता है क्या है। अगर आपको आ रहा है आप बोलिएगा,
तो आपके साथ वाले जो बैठे हैं ना, एटलीस्ट उनको ये पता चल जाएगा कि कंपटीशन किससे है। अगर उनको लग रहा होगा कि बस ऐसे ही हो ही जाएगा मेरा, तो उनका भ्रम थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है ना। तो बोलना है, ये बताते रहना है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बताइए। ठीक है, करेक्ट है। अब इसको हम एक अच्छे तरीके से समझते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स करें, ठीक है, और मिल के हीलियम बनाए। तो क्या होता है कि हीलियम तो बनता है, साथ ही साथ जो है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। यही रीजन है कि सन जो है ना ग्लो करता रहता है, जलता रहता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जब आपका हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिक्स करके रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाया, हीलियम प्लस हीट रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज हो रहा है, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन ठीक इसका उल्टा हो जाता है, जब डिसइंटीग्रेट होने लगे, टूटने लगे, वो अलग हो जाए, ठीक है। समझ गए हम लोग। अब कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, एक और लेयर आता है, इसको कहते हैं रेडिएटिव जोन, ठीक है, रेडिएटिव जोन। और इसके ऊपर एक और लेयर होता है, इसको कहते हैं कन्वेक्टिव जोन, जो ये एनर्जी जो है इसको पास ऑन कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एनर्जी पास ऑन कर रहा है। अब इसके बाद में इन तीनों ही लेयर को मिला के और सन का इंटीरियर बना, ठीक। तो ये क्या है, इनर लेयर कहते हैं इसी को, ऑफ द सन, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसके बाद तीन लेयर और आता है, ठीक है। इस लेयर को क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर, ठीक है। यहां क्या होता है, एक आपने ना वर्ड सुना होगा, सोलर फ्लेयर, ठीक, या सोलर फ्लेयर जिसको आप कहते हैं, ये आपने वर्ड सुना होगा कि सोलर फ्लेयर क्या होता है, या सोलर विंड क्या होता है, इस तरीके का वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहां पे ये चीज होता है। अब देखो आप, सोलर फ्लेयर या फिर जो है सोलर विंड क्या होता है, जब इनके मैग्नेटिक फील्ड, ये अलग अलग लेयर है ना, जब इनके जो ये लेयर हैं, इनके मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो क्या होता है, एक ना, जैसे आप कहते हो ना कि बम जब फूटता है, तो बम फूटने के बाद क्या होता है, आग बिल्कुल एक तरफ निकलता है। यही जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं सोलर फ्लेयर या फिर सोलर विंड। जब ये मैग्नेटिक फील्ड एक लेयर का दूसरे लेयर पे जब मर्ज करे, ओवरलैप करे, तो ये चीज होता है। ये फोटोस्फेयर में होता है, ठीक है। उसके बाद अगला एक और लेयर आता है, इसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट आता है आपका, ये क्या है, कोरोना, ठीक है। वही कोरोना जो आके चला गया हमारे पास से, ठीक है। अब कोरोना की भी खासियत क्या है, कि यहां पे भी जो है ना, सोलर फ्लेयर आते रहते हैं या फिर सोलर विंड, ठीक है।
ठीक है, तो ये चलते रहते हैं। ठीक, अब ये जो सोलर फ्लेयर है या फिर सोलर विंड है, ये समझना ये हमारे अर्थ के फॉर्मेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इनफैक्ट अभी भी अगर इस तरीके का सोलर विंड अगर वहां से होता है ना, निकलता है सन से, तो क्या होता है पता है, हमारे यहाँ जितने भी रेडियो सिग्नल्स है ना, अफेक्ट हो जाता है। कॉलिंग जो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। टीवी अगर आप देखते हैं, टेलीविजन, उसमें भी अफेक्शन आता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। तो ये अभी भी आता रहता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कहां से, सोलर फ्लेयर या सोलर विंड, कोरोना दिख गया हिट कर देना, फोटोस्फेयर दिख गया हिट कर देना। ठीक है, इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है, आप एक चीज समझो, जब फोटोस्फेयर क्या है, इसको कहते हैं कि ये विजिबल लेयर है। विजिबल लेयर ऑफ द सन। ठीक है, कब दिखता है, जब सोलर इक्लिप्स आता है तो। ठीक है, सोलर इक्लिप्स में ये आपका फोटोस्फेयर मतलब नहीं दिखेगा, उस समय ये कोरोना दिखता है, उसका ऊपर का सर्कल दिखता है। ठीक है, तो सोलर इक्लिप्स के टाइम पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, कोरोना। ऐसे अगर कभी आप देख लिए विदाउट सोलर इक्लिप्स, तो क्या दिखा हम लोगों को, फोटोस्फेयर दिखा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। इतना सन के बारे में जान के रखो, दो तीन जो पॉइंट बताया है ये याद रखिएगा, क्योंकि इसी से ओरिजिन ऑफ द अर्थ जब हम पढ़ेंगे ना, लिंक करेगा। आगे बढ़े, चलिए। अब आता है हमारा प्यारा सोलर सिस्टम। हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं हम इसको, सौरमंडल। ठीक है, अब सौरमंडल के बारे में हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। सोलर सिस्टम में क्या है, हम सभी को पता है, एक तो हमारा प्यारा सूर्य जिसको सन कहते हैं, 8 प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट्स। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं सोलर सिस्टम में। ठीक, तो क्या क्या आता है, जवाब आया हमारे पास में कि सन, ये लिखना मत, ये बस समझ लेना। ठीक है, सन, प्लैनेट्स, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, कॉमेट्स और सैटेलाइट। ठीक है, लगभग ये चीजें आपके सोलर सिस्टम में दिखती है। डन है। अब बात करें हम इसमें कि क्या क्या चीजें, क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम से ही हम एक बार में ही ये सारी चीजें समझ पाएंगे। फर्स्ट टाइम है आप लोगों का, आप डायग्राम से समझेंगे ज्यादा बेटर होगा। जैसे इसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, आपका ना अरेंजमेंट पूछता है, जो क्वेश्चन जहां से आपके आएंगे। सबसे पहला क्या आता है, मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अभी भी उसी लेवल पे वो जा रहे हैं। तो हो सकता है पूछ दे कि दूसरा प्लेनेट कौन सा है, चौथा प्लेनेट कौन है, ये सारी चीजें। ठीक, तो वो आपका क्रोनोलॉजी आप याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटीज अगर आपने पढ़ा है तो उसमें ना इसके लिए एक निमोनिक्स बना रखा है उन लोगों ने, पता नहीं कुछ माय फेवरेट मदर, माय वेरी फेवरेट मदर या माय वेरी इंटरेस्टेड मदर, कुछ ऐसे है कि मेक नूडल्स या कुछ है कि बहुत अच्छा बनाती है वो, आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, मतलब मैं अब क्या है, हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को याद रहता है। अब हम वो नेमोनिक्स पे नहीं जाते हैं। अगर मैं फर्स्ट कमर होता तो मैं भी उसी तरीके से कुछ ना तो एक नेमोनिक्स बनाता, याद करता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
तो इसके लिए हम ये इमेज देखते हैं, ये इमेज इंपॉर्टेंट है। डन। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, बताते जाना है। 6 क्लास का ये टॉपिक है, ठीक है? 6 क्लास का ही है, सही मैं बता रहा हूँ। ये सोलर सिस्टम 6 में ही पढ़ाया जाता था, मतलब इनिशियली जो जिससे हम लोगों को फैमिलियर कराया गया था सोलर सिस्टम को, क्लास 6 जियोग्राफी, ठीक है? इसमें सबसे पहला मुझे ये बता दो आप लोग, अरेंजमेंट तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? तो उससे तो मैं आप क्वेश्चंस पूछूंगा नहीं, क्योंकि फिर आप नहीं बताओगे। मुझे बता दो रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? सबके साइड से आवाज आना चाहिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब इसमें नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत है। क्या है, किसको कहते हैं रेड प्लैनेट? बाकी कंफ्यूज हैं। बाकी सोच रहे हैं कि पहले इन लोगों का सही गलत हो जाए, लास्ट में बोलेंगे सर मैंने भी धीरे से बोला था, आप सुने नहीं थे। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो बताना है। मार्स है, बिल्कुल सही। ब्लू प्लैनेट कौन सा है? बताओ। अर्थ में भी बोलने में बहुत से लोग शांत रह गए, उनको आवाज ही नहीं आ रहा है। नहीं बताना है मुझे, मैं तो नहीं बोलूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ब्लू प्लैनेट पता है हम लोगों को। एक वर्ड आता है रेट्रोग्रेड रिवॉल्यूशन, ठीक है? मैं लिखता हूं, आप लोग मुझे बताना कि क्या होता है ये। ठीक है, क्या होता है ये? नहीं पता है? देखिए, हमारी पृथ्वी, सबसे आसान क्वेश्चन है, पूरे सब लोगों के शायद मतलब आवाज आ जाना चाहिए सबके साइड से। अर्थ सन को रिवॉल्व करती है किस डायरेक्शन में? बताओ, अब सब शांत है। किस डायरेक्शन से, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ घूमती है, ये बता दो। या अपने एक्सिस पे रोटेट किस तरीके से करती है? अपने एक्सिस पे उसका रोटेशन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होता है? फटाफट बताओ भाई। ओके, रोटेशन। और आपका ईस्ट से वेस्ट। तब बताओ, नहीं बताओगे तो नहीं समझ में आएगा फिर। पढ़ना है जाके, इससे पता चल रहा है क्या? एनसीईआरटी खोल के पढ़ना है, ये बताया जा रहा है, ठीक है? वेस्ट से ईस्ट, आप सही थे, ठीक है? अर्थ रोटेट करता है और इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स करते हैं, बट सारे में टोटल 8 के 8 नहीं करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो इसके ठीक अपोजिट टर्न मारते हैं, ईस्ट से वेस्ट। उसी को कहते हैं क्या? रेट्रोग्रेड रिवॉल्यूशन, ठीक है? कौन कौन सा है? तो जवाब आता है क्या? वीनस एंड यूरेनस, ठीक है? हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके साइड से। अब ये क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू है हम लोगों के बीच में, ठीक है? अब बोर नहीं हो गए आप लोग। अब अब जिनको वो होता है ना कि क्वेश्चन से डर लगता है, वो क्लास से भागेंगे, और नहीं तो चुपचाप आराम से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ना यस ना नो, दोनों में से किसी में नहीं रहेंगे वो, ठीक है? मैक्सिमम सैटेलाइट किस प्लेनेट के पास है? और कोई बताइए बताइए। अरे तुक्का ही लगाना है, लगा देते हैं, गलत कौन सा तो वो दिक्कत होगा? बताइए, बताइए आप लोग। बताइए क्या होगा? सैटर्न के पास में सबसे ज्यादा है, ठीक है?
कितना है? 145 से 147 अभी तक में, बढ़ता घटता रहता है, बट अभी तक में सैटर्न के पास सबसे ज्यादा है, ये ध्यान देना है। जुपिटर का लगभग 97 के करीब में है अभी ऑफिशियली, जो मतलब डिक्लेयर्ड है, ठीक, मैटर नहीं करता है। अब ये आपने लिख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट किसके पास है? करेक्ट, ठीक है। क्या नाम है उसका? उसको हम कहते हैं गैनीमेडे, ठीक है। क्या कहते हैं? गैनीमेडे। इसके पास एक और सैटेलाइट है, यूरोपा के नाम से जानते हैं। उतना मत जाना आप लोग डीपली, उतना नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना हम बस वही वही देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने देखा है आप लोगों के एग्जाम में और अदर स्टेट पीसीएस में भी मैंने देख रखा है कि मार्स के पास में 2 सैटेलाइट हैं, ये पता है ना आप लोगों को? 2 सैटेलाइट्स हैं, उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग याद रख लीजिएगा, नेम आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक को कहते हैं फोबोस और दूसरे को कहते हैं डेमोस, ठीक है। ये 2 सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के पास। इससे क्वेश्चंस पूछे हैं पीवाईक्यूज में, मतलब बाकी अदर भी स्टेट्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी वो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है क्या कि सर सैटेलाइट किनके पास नहीं है? जो नेचुरल सैटेलाइट होता है, नेचुरल सैटेलाइट का मतलब मून होता है। एक बार डिफिनेशन समझा दूं क्या? बाकी जितना भी वो लिखा था कि कॉमेट्स क्या होता है, मेटियोराइट्स क्या होता है, चलो तो अभी इसको यहीं पे हार्ड करते हैं, एक बार डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। कहां लिखा था? उड़ गया क्या? हाँ, यहीं पे मैं लिखता जाता हूं, आप समझते जाना। चलो देखो, हमने क्या लिखा था पहले? ठीक है, एक मैंने लिखा था आपसे, ठीक, एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले सैटेलाइट देखो आप लोग। सैटेलाइट क्या होता है? ठीक है, सैटेलाइट 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ठीक है। क्या होता है? एक होता है नेचुरल और दूसरा क्या होता है? ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक। आर्टिफिशियल या मैनमेड कहो, एक तरीके से जो हम यहां से भेजते हैं बाहर की तरफ। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा सेलेशियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होगा ये? ऐसा सेलेशियल ऑब्जेक्ट ऐसा सेलेशियल ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा, किसी प्लैनेट के को जो है ना वो रिवॉल्व करता रहेगा, उसी को हम कहते हैं क्या? नेचुरल सैटेलाइट। तो जैसे अर्थ के पास हमारा मून है, जुपिटर के पास मैंने आपको बताया गैनीमेडे है, यूरोपा है, मार्स के पास जैसे मैंने आपको बताया फोबोस है, डेमोस है, ये सारी चीज क्या है? वो रिवॉल्व कर रही है उस प्लैनेट को, ठीक। तो उनको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। स्फेरिकल होने चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है? स्फेरिकल होने चाहिए शेप में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एस्ट्रॉयड्स भी घूम रहा है तो उसको भी हम सैटेलाइट कहते हैं, ऐसा नहीं। स्फेरिकल होना चाहिए वो, और रिवॉल्व कर रहा हो किसी भी प्लेनेट के आसपास, तभी वो सही होगा, उसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे, ठीक। ये हम लोगों को समझ में आ गया सैटेलाइट का मतलब। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में तो जितने भी हैं, जैसे जीपीएस सिस्टम जो है हमारा, उसके लिए भी सैटेलाइट भेजा गया है, ठीक है। हमारा अपना नाविक सैटेलाइट है, पता है ना आप लोगों को नाविक के बारे में? वो हमारा अपना भारत का जीपीएस था, अभी पता नहीं कब वो एक्टिवेट होगा, भगवान जाने, उसके बारे में कुछ पता नहीं है।
तो ये सारी चीजें क्या है, ये आर्टिफिशियल जो है वो सैटेलाइट होती हैं। अब दूसरा जो आता है वर्ड, वो क्या आता है हमारे पास में, कॉमेट। अब कॉमेट्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप समझ जाइए कि ये जो है ना आईसी, एक मिनट, आईसी एंड डस्टी क्लस्टर ऑफ, या तो गैस हो सकता है, आइस हो सकता है, इन सब का, ठीक है, ये होता है। और मूव कर रहा होता है क्या, सन को एलिप्टिकल पाथ पे, बस इसका फिक्स पाथ नहीं होता है। कॉमेट्स के पास क्या होता है कि इसका जो है ना कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, बस ये सूरज जो है सन को चक्कर मारता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉमेट्स। जब ये सन के पास जाता है, जो एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, पेरीहिलियन, ठीक है। पेरीहिलियन का मतलब क्या होता है, पेरीहिलियन का मतलब आप पहले अभी समझ लो पहले। पेरीहिलियन का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सन से बहुत, मतलब जो उसका नजदीक का पार्ट हो सकता है ना उसके ऑर्बिट का, अगर वो उस जगह पे है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरीहिलियन, ठीक है। तो जब ये पेरीहिलियन के पास आ जाता है, मतलब सन से बिल्कुल नजदीक जाता है, तो इसका जो है ना पीछे से एक टेल निकल जाता है गैसेस का, जो हमको दिखता है, लगता है कि पीछे से जो है ना गैस का एक टेल बना हुआ है, टेल मतलब पूंछ, तो इसमें पीछे पूंछ वो लग जाता है, ठीक है, कॉमेट्स कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेटेओराइट्स, ठीक है। मेटेओराइट्स इसलिए क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चंस आपके आएंगे, और इसमें तीन चीजें हैं, इसीलिए उसको मैं लास्ट में बोल रहा था समझाने को। अब इसको इरेज कर दूं, चलो। तो अब अपन को देखना है क्या, मेटेओराइट्स, ठीक है। मेटेओराइट्स क्या होता है ये हम समझते हैं। देखो, कोई भी रॉकी सब्सटेंस, कोई भी रॉकी पार्टिकल जो कि स्पेस में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स कहते हैं। और इसी का ठीक अपोजिट एक आता है क्या, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। ये क्या होता है कि ये एक अपना इसका फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड पाथ है कहां, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक है ना, इसी के बिटवीन, दोनों में बस यही फर्क है, घूम रहे हैं सब सन के आसपास। एक जो है फिक्स्ड पाथ है उसका कि मार्स और जुपिटर के बीच से ही वो घूम रहा है, एक है कि कहीं से कहीं घूम रहा है, लेकिन वो भी सन के चारों ओर चक्कर मार रहा है, ठीक है। अब यही मीटियोराइट्स जो है, मान लेते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाए, तो अपना नेम चेंज कर लेता है, क्या बन जाता है, मीटियोर्स, ठीक है। मीटियोर अगर एक है तो मीटियोर, एक से ज्यादा है तो मीटियोर्स, ठीक है। अब उसी मीटियोर्स में से, क्योंकि आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर जो है ना, तो इसमें डस्ट भी है, गैसेस भी हैं, आयनाइज्ड गैसेस भी हैं, तो क्या होता है ना कि जब एटमॉस्फेयर में अंदर की तरफ कोई चीज आ रही होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि उसमें ना बर्निंग, मतलब आग लग जाता है उसमें, या तो जल के खत्म हो गया एटमॉस्फेयर में तो मीटियोर्स, अगर जल के खत्म नहीं हुआ है, कुछ उसके छोटे पार्टिकल्स बच गए और अर्थ पे आके गिर गए इसके सरफेस पे, तो फिर वो नाम चेंज कर लेते हैं और वो क्या बन जाता है, मीटियोराइट्स बन जाता है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ,
ठीक है, तो वो मीटियोराइट्स बन जाता है। और इसी मीटियोराइट्स की वजह से क्या होता है कि कुछ जहां वो गिरा गिरा तो ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट करेगा तो कुछ दिन के बाद में ना वहां गड्ढा बन जाता है। गड्ढा में अगर मान लीजिए पानी वानी ये इकट्ठा हो गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं आगे चल के कि ये जो है ना क्रेटर लेक्स बन गए। ये आगे जब मैं आपको अलग अलग तरीके के जो है लैंडफॉर्म्स है ना जो मैं बताऊंगा, तो याद कर लेना कि एक सर आपने क्रेटर बताया था, इसीलिए अभी इतना पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, इतना माइंड में रिटेन रखना। आगे जैसे जैसे लिंक करते जाएंगे ज्योग्राफी बहुत आसान लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें जो है चलती हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अब ये सन के बारे में डिफिनीशन है, ये आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से हैं? 4 प्लैनेट, ठीक। कौन कौन सा? मर्क्यूरी, मैं लिख देता हूं, ठीक है। इतने ही प्लैनेट को क्या कहते हैं हम? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है, या इनर प्लैनेट, जो भी आपको कहना है। बात आएगी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों सर? तो इनका जो सरफेस है, ठीक है, प्लैनेट का जो सरफेस है क्या है? ये रॉकी है, ठीक है। तो रॉकी सरफेस है, गॉट इट। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? टेरेस्ट्रियल। अब इसके बाद बात करें आगे, तो जाइंट या गैसियस जाइंट जिसको कह लेते हैं, या आउटर प्लैनेट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो या तो जाइंट गैसेस प्लैनेट कहिए या फिर इनको बोलिए आउटर प्लैनेट, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, ये आ जाते हैं। क्लियर है। और अब इनके बारे में आप समझ लो, गैसियस प्लैनेट जो है ना, इनके पास क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज्यादा होता है, इसीलिए सैटर्न के पास अपना एक रिंग है। क्वेश्चंस पूछेंगे उससे कि किसके पास कौन सा रिंग है, तो सैटर्न के पास अगर बोला जाए तो सैटर्न जो है उसके पास रिंग है। नेपच्यून के पास में भी है, बट नेपच्यून का उतना दिखता नहीं है, विजिबल किसका है? सैटर्न का। तो क्वेश्चंस पूछते हैं कि किसके पास जो है प्लैनेट के जो चारों तरफ है वो एक रिंग पाया जाता है, तो वो सैटर्न आपको बोल देना है। ऑप्शंस में भी वो सैटर्न ही देंगे, अगर सैटर्न नहीं दिया, नेपच्यून भी दे दिया, तो नेपच्यून भी हिट कर देना, लेकिन नेपच्यून का विजिबल नहीं है, मतलब दिख नहीं पाता है, ठीक है। तो ये हम समझते हैं इनके पास क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, ये 3 गैसेस जो है ना इनके पास बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। ये हमको समझना है। अब इसके बाद बात आती है क्या कि याद करके रखना, मैंने क्या बोला? इनके पास कौन कौन से गैसेस हैं? और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के पास नहीं होता है, इतना याद रखो। अब हम अर्थ के ओरिजिन पे चलते हैं, ठीक है, चले, क्योंकि वहां कुछ इससे इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट आपको समझाना है, वो लिंक हो जाएगा तुरंत और खत्म कर देंगे। आज कितना टाइम हो गया? हम्म, क्या होता है? क्या होता है? मिथेन, 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 हाँ मिथेन होता है, होता है, होता है, इसीलिए मैं बोला कि मिथेन भी होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक ना।
हमारी क्लासेस कब से शुरू हुई थी? लेट से शुरू हुआ है, 20 मिनट लेट से आप लोग आए हो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा लंबा मैं खींच सकता हूँ सिर्फ आज आज के लिए, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों को समझाना जरूरी है। समझ जाओगे ना, जियोग्राफी बहुत स्मूथ निकलेगा। ज्यादा ज्यादा वो टेंशन लेने की बात नहीं है, 10-15 मिनट दे दो मुझे आप लोग, ठीक है। हम्म। है, सबकी है। तो अभी छोड़ दूं या ओरिजिन ऑफ अर्थ समझा दूं? 2 बजे एग्जैक्ट छोड़ दूं? सॉरी, 3 बजे, ठीक। अब हम समझ लेते हैं। बोरिंग नहीं ना लग रहा है क्लासेस? मतलब अगर बोरिंग फील आ रहा हो तब तो फिर यही होता है कि सर क्या पढ़ा रहे हो, बंद करो, खत्म करो अब यहीं पे, ठीक है। चलो, तो हम लोग बस ओरिजिन ऑफ द अर्थ देख लेते हैं। देखो, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अभी तक यूनिवर्स देख लिया, कैसे यूनिवर्स यूनिवर्स जो है फॉर्म किया, गैलेक्सीज, स्टार, सब कुछ हमने देख लिया। अब देखेंगे हमारी प्यारी पृथ्वी कैसे बनी, ठीक है। सबसे पहला जो थ्योरी इसके लिए दिया गया, आपको जान के हैरानी होगा, यूनिवर्स के लिए बिग बैंग थ्योरी बाद में दिया गया है, हमारी पृथ्वी कैसे बनी है इसके लिए थ्योरीज पहले से दी जा रही थी, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो थ्योरी था, फर्स्ट थ्योरी, उसको कहते हैं हम नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। दिया किसने था? इमैनुअल कांट ने, ठीक है। इमैनुअल कांट ने दिया था, और इसको आगे जो है रिवाइज करने का काम जो है लाप्लेस करते हैं, ठीक। अब हम लोगों को समझना क्या है इसमें जो इंपॉर्टेंट, कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अर्थ जो है हमारा और जो सन है, इन्होंने बोला कि इसमें क्या है कि सन के चारों ओर, ठीक है ना, गैस के गुब्बार, नेबुला किसको कहते हैं? नेबुला कहते हैं क्या? क्लस्टर ऑफ गैसेस से आप समझ लो, ठीक है। गैसेस डस्ट दोनों, लेकिन गैसेस के बारे में आप ज्यादा समझो। बोले कि सन के चारों तरफ जो है ना, ये गैसेस घूम रहे थे, और घूमते घूमते क्या हुआ कि धीरे धीरे ये कंसोलिडेट होने लगे, इकट्ठा होने लगे, और इकट्ठा हो करके क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे ये जो है प्लैनेट्स फॉर्म हो गए। इस तरीके से इमैनुअल कांट ने एक अपनी थ्योरी दी। अब बात आया कि चलो ठीक है, आपने ये दे दिया, प्रूफ क्या है, ये सारी चीजें फिर पूछा जाएगा। तो आगे चल के अभी इसमें और थ्योरीज आई, जिसमें जो सबसे पहला थ्योरी आया वो आया चैम्बरलेन का एंड मॉल्टेन का, ठीक है ना। मॉल्टेन्स की थ्योरी आई, ठीक है। देखिए, मॉल्टेन, ए ई जो भी है आप लोग लगा सकते हो, यहां पे ई बहुत जगह आप देखोगे ना तो मॉल्टेन में ई एन भी दिखेगा, ठीक है। उस पे मत जाना, ये दोनों अगर लिखते हो आप बिल्कुल सही है। तो चैम्बरलेन और मॉल्टेन का जो थ्योरी आया, इसको इन लोगों ने क्या बोला? बोला वॉन्डरिंग स्टार, ठीक है ना। वॉन्डरिंग स्टार थ्योरी बोला इसको, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये बोले ना कि सन के पास से एक जो है ना, कोई घूमता फिरता ऐसे ही तारा निकल गया, और निकल गया तो ग्रेविटी अप्लाई हो गया, और ग्रेविटी अप्लाई हो गया तो सन के पास जो गैसेस, क्योंकि सन क्या बना है, गैसेस के क्लस्टर से,
कुछ ग्रेविटी की वजह से गैसेस खिंच गए वहां से और खिंच के बाहर निकल गए, फिर वो वॉन्डरिंग स्टार चला गया, ठीक है, रुका नहीं, वो चला गया। तो जो गैसेस वहां पे बच गए, उन गैसेस को ही फिर वो कंसोलिडेट हो गए, मतलब फिर ये इन्होंने क्या बोला कि अब इसके बाद में नेबुलर हाइपोथेसिस अप्लाई कर दो आप लोग। मतलब उन लोगों ने बोला, चैम्बरलिन और मोल्टन ने ही बोला कि अब इसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस अप्लाई कर दो। हम तो ये बता रहे थे कि नेबुलर हाइपोथेसिस का जो है ना प्रूफ क्या देखोगे आप। तो बोले ठीक है, अगर प्रूफ ही देखना है तो फिर वो कहां गया स्टार? बोले वो तो चला गया। नहीं सही हुआ, ठीक। उसके बाद में फिर क्या आता है? बाइनरी थ्योरी आती है, ठीक है, बाइनरी थ्योरी आती है। बाइनरी थ्योरी में भी यही बात बोला गया कि दो स्टार्स थे, दोनों स्टार की वजह से क्या हुआ कि इनके बीच के ग्रेविटी की वजह से ये जो बीच में जो नेबुला है ये क्रिएट हुआ। एक स्टार जो है चला गया, दूसरा स्टार वहीं रह गया, फिर ये प्लैनेट्स बन गए। तो पूछा गया, सबसे ज्यादा बाइनरी थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर चला गया तो एटलीस्ट प्रूफ तो होना चाहिए ना उसका कुछ भी। वो बोले कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो यही है, वो भी सही नहीं हुआ। फिर क्या आता है लास्ट में, जो लास्ट रिवीजन जो इसका किया गया वो आया आपका स्मिथ का, ठीक है ना, स्मिथ एंड वाइजेस्कर का एक थ्योरी आता है, ठीक है, ठीक है ना। तो स्मिथ और वाइजेस्कर का एक थ्योरी आता है, उसमें इन लोगों ने बोला कि हां कोई स्टार मूव किया होगा, उसके वजह से ये जो है नेबुला क्रिएट हुआ, बट इस नेबुले के ही अंदर पूरा सोलर सिस्टम जो सन है और बाकी प्लैनेट्स हैं वो क्रिएट हुए। मतलब पूरा नेबुला था, इसने पूरा ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है ना इसी को रिवाइज किया। इसमें क्या बोला गया था कि सन था पहले से, बाकी प्लैनेट जो है वो नेबुला से बने थे, मतलब गैसेस के क्लस्टर से बने थे। इसमें बोला गया क्या कि नहीं, ये पूरा नेबुला था और इसी नेबुला में सन बना और सन के साथ अदर प्लैनेट्स भी बने। इन्होंने इस चीज को रिवाइज किया और अभी लगभग इसी को सही माना जाता है। अभी आगे तो और जो भी है एक्सप्लोरेशन और वो चीजें होती रहेंगी, अभी यही माना जाता है कि स्मिथ का वाइजेस्कर का थ्योरी जो है वो बिल्कुल सही माना जाता है, ठीक है। अब बात आता है कि अब हम चलते हैं अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। याद कीजिएगा क्या बताया था आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन उनके पास है, जाइंट जो प्लैनेट्स हैं और जो गैसियस प्लैनेट है, हमारे पास नहीं है। ये देखिए क्यों हुआ। हाँ 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 हाँ, ये स्मिथ और वाइजेस्कर, हाँ ये इसी का ये रिवाइज्ड है। मतलब नहीं होता है कि जैसे मान लो मैथ्स में एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोल दिया। अब किसी ने इसको और अच्छे तरीके से जो है इन्वेंट करके कुछ नया और इससे थ्योरम निकाल दिया, तो उस वाले को कहते हैं कि ये बेस्ट है। तो वही चीज है क्या कि दिया तो नेबुलर हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट ने था, बट इमैनुअल कांट ना सही से नहीं बता पाए थे। वो बोले कि सन पहले से था, बस प्लैनेट्स बने थे नेबुला से। इसने मतलब स्मिथ और वाइजेस्कर ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये पूरा नेबुला था और इसी नेबुला से ऐसे सोलर सिस्टम बने हैं और ऐसे ही बाकी अदर भी सोलर सिस्टम बने होंगे। तो अर्थ भी हमारा इसी तरीके से बना है, अदर भी जो प्लैनेट्स होंगे टेरेस्ट्रियल वो भी इसी तरीके से बनेंगे। यही बात बोला गया था, ठीक है। आगे बढ़े। अब आता है क्या, अब आता है अपने पास में एक चीज कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, किसका? अर्थ का। तो जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो कैसा था, ठीक है। तो याद कीजिए मैंने क्या बोला, नेबुला से बना,
नेबुला से बना तो मैंने आपको एक बात बताया था कि पूरे यूनिवर्स में कौन कौन से गैसेस ज्यादा हैं, हाइड्रोजन हीलियम बता रखा है सबको, फिर चुप हो आप लोग। इसमें बताना है, अब ये लॉजिकली लिंक करते जाओगे आप लोग, जितना अभी तक मैं डिस्कशन किया था ना उसी का ये अप्लाइड है। अर्थ में क्या क्या है अब ये अप्लाई करोगे आप लोग, खुद से भी जवाब दे दोगे, ठीक है। तो क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस है ना, ये गैसेस मिलेंगे आपको प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में अर्थ के, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन अभी भी नहीं है, ऑक्सीजन दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं दिख रहा है। अब क्या होगा कि जब ये चलता रहेगा सिलसिला, अर्थ ठंडा होता रहेगा, उसका ऊपर का क्रस्ट जो है सॉलिड बनता रहेगा, तो उस समय क्या होगा कि कुछ जो है ना साइनोबैक्टीरिया आएंगे, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये कन्वर्ट करेंगे किसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और इनको चाहिए होता है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यही इनको गैसेस चाहिए होती हैं। तो ये रिएक्ट करा करके और क्या करेंगे कि जब साइनो फोटोसिंथेसिस जो होगा, तो ये क्या करेंगे कि O2 को रिलीज कर देंगे। O2 इनके लिए कोई यूजफुल नहीं है, इनको हाइड्रोजन नाइट्रोजन चाहिए होता है, O2 इनको नहीं चाहिए होता है। O2 क्या करेंगे, ये रिलीज कर देंगे एटमॉस्फेयर में। और जैसे ही ये ऑक्सीजन रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, तो रिलीज होने के बाद क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, और याद कीजिए मैंने बोला था कि क्या है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है हमारे पास में, हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और इन्हीं रिएक्शन का आउटकम क्या होगा कि H2O बन जाएगा। H2O क्या होता है, शाबाश, ये केमिकल रिएक्शन सबको पता है, ठीक है। तो क्या बन गया, वाटर। बट ये वाटर जो है ना आज का इस तरीके से नहीं होगा, ये वेपर के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे वो कंडेंस होता जाएगा, तो कंडेंस होने के बाद में प्रिसिपिटेशन होगा और वो बारिश होगा। और याद कीजिए अर्थ जब फॉर्म हो रहा था तो इस पे बहुत से जो है ना मीटियोरॉइड्स का अटैक भी हो रहा था, तो क्रेटर बने हुए थे, ठीक है। उन्हीं क्रेटर्स में ये प्रिसिपिटेशन से जो पानी जाएगा वो भरता जाएगा और आपके 5 ओशंस बनेंगे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक, ठीक है। और उसके बाद में पैंजिया कॉन्टिनेंट बनेगा जो बहुत बड़ा है, ठीक है। बाइफर्केशन होगा, बनता चला जाएगा, मतलब कि फिर वो डिवाइड होता जाएगा, क्योंकि उस समय क्या था, पैंथालसा नाम का ओशियन था, यही डिवाइड होकर जो आज का 5 ओशियंस आप देख रहे हैं वो उसी पैंथालसा का पार्ट है। वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो इस तरीके से ओशंस और कॉन्टिनेंट हमारे अर्थ पे आएंगे, और हमारा आज का जो एटमॉस्फेयर है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है ना कि CO2 जो है 0.03%, ये आपका बनेगा, और ये ही एटमॉस्फेयर होगा जो आज भी है। हो सकता है कि शायद अगले सेंचुरी तक हम इसको चेंज कर दें, क्योंकि हम चेंज करने के बिल्कुल कगार पे पहुंच चुके हैं। हम इतना ज्यादा CO2 इमिट कर रहे हैं। CO2 क्या करता है पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, जो सन से जो सनलाइट आती है, उस सनलाइट का काम क्या होता है कि जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में अंदर जाती है ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करती है, उस इंसुलेशन को आने देती है। वो आया हमारे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे टकराया, फिर वो वापस जा रहा होता है, बाउंस बैक हो रहा होता है। तो वो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका काम क्या होता है कि वो इसको टैप कर लेती है, रोक लेती है,
पूरा नहीं रोकेगी, 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट 70%, 80% इस तरीके से वो यहीं रोक लेती है, बाकी वो पार हो जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम इतना CO2 इमिट कर रहे हैं कि जितने भी हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक में ग्लेशियर्स है ना, इनको हम पिघला देंगे अगले सेंचुरी तक। और जब ये पिघलेंगे तो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो ओशंस में बढ़ेगा, और उसके वजह से क्या होगा कि जो सी लेवल है वो और ऊपर उठेगा, तो जो भी समुद्र के नजदीक घर वर बनाए हुए हैं वो तो डूब जाने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही आइलैंड, जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं, नहीं ये सीरियस मैटर है कि जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं वो डूब जाएंगे, क्योंकि सी लेवल इतना इंक्रीज कर जाएगा, तो वो प्रॉब्लम आएगा। अब इसी में से एक चीज और बताना रह गया था, वो समझ लो आप लोग। बस बस हो गया है, बस 2 मिनट का काम है। अब मैंने बोला था कि ऑक्सीजन तो क्रिएट हो गया, पानी आ गया, ठीक है, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन और हीलियम है हमारे पास में, इसका हटना जरूरी है। नहीं हटेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन इस तरीके का चीज होता रहेगा, तो ये तो आग का गोला बना रहेगा अर्थ, तो हम कहां से आते। तो उससे पहले ये जो साइनोबैक्टीरिया आए थे, उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था सोलर फ्लेयर का या सोलर विंड का, जो मैंने बताया था आपको कोरोना में और फोटोस्फेयर में होता है। जब वो हुआ तो उसने क्या किया कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनसे ये जो एक्सेस हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थे ना, इनको सीधा बाहर की तरफ फेंक दिया। तो अब क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम उतने मात्रा में बचे ही नहीं कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ नेचर जो है, नेचर को हो या यूनिवर्स का, जो हम लोगों को चाहता था वो कि बना दे, तो ये हुआ है। इस तरीके से आज ये चीजें इतने पे फिनिश करते हैं। कुछ फैक्चुअल है वो आपको शायद PPT में चला जाएगा, ठीक है ना। जी, नेबुलर हाइपोथेसिस, हाँ हाँ, जैसे अब कोई भी आपसे बोले ना, आप लोग सीधा यही बोलना, नेबुलर हाइपोथेसिस बाई किसके द्वारा, स्मिथ एंड वाइजेस्कर। ठीक है, क्या है, देखिए ड्रॉबैक्स और बाकी सारी चीजें तो चलती रहेंगी, मतलब मुझे काम था आपको समझाने का कि आप समझ लो अर्थ का फॉर्मेशन कितना किस तरीके से हुआ है। इससे ज्यादा वो इस थ्योरी से क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है। कहां से क्वेश्चंस पूछते थे पता है, जो मैंने बताया आपको ना कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस थे, वो वहां से क्वेश्चन आएंगे। नहीं नहीं, मेंस में आप सीधा जो है ना, आप डाल देना नेबुलर हाइपोथेसिस, और उसके बाद में आपको क्या डालना है कि सीधा स्मिथ। उतना भी नहीं डालोगे ना आप, अगर रेफरेंस करना है कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सीधा नेबुलर हाइपोथेसिस डालो, रिवाइज्ड लिख देना, रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस, और आगे बढ़ते जाओ। इसको रेफरेंस पॉइंट बनाना, इस पे आपसे क्वेश्चंस कभी पूछेंगे ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो, यूनिवर्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस आपके फैक्ट्स पे पूछेंगे। जैसे क्या, कौन कौन से गैसेस पहले थे अर्थ पे, अब कौन कौन से गैसेस है, उसी में से क्या करेगा कि कुछ एक गैस दे देगा मिला करके प्रिमिटिव में, बोलेगा बताओ ये गैस अवेलेबल था कि नहीं उस समय। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या है, तो ये 5 जो गैसेस बनाए बताया था मैंने आपको, ये याद करके रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछेगा। यूनिवर्स में और जाएगा तो क्या पूछेगा, मरकरी वीनस से अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछेगा तो मरकरी वीनस में पूछ देगा आपसे कितने उनके पास में सैटेलाइट्स हैं, आप बता दोगे वो। मेटेओराइट्स क्या होता है, मेटियोर्स क्या होता है, मेटियोराइट्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा। कॉमेट्स क्या होता है, एस्टेरॉइड्स क्या होता है। अच्छा एक चीज नहीं बताया था, प्लूटो एक डार्क प्लैनेट है, ठीक है। डार्क प्लैनेट कहने का मतलब क्या है कि वो प्लैनेट नहीं है, लेकिन डार्क लगा हुआ है उसके आगे, इसका मतलब क्या है कि उसका एक अपना फिक्स्ड ऑर्बिट है जहां पे वो चक्कर मार रहा है सन के, ठीक है। दूसरा स्फेरिकल इन नेचर है, ठीक। तो इस बिहाफ पे हम उसको डार्क प्लैनेट कहते हैं, और उसके बाद का एक बेल्ट आता है, उसी को कहते हैं क्यूपर बेल्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूं, आप लोग देख लेना कि जब प्लूटो के बाद आएगा ना, तो एक आएगा आपका क्यूपर बेल्ट। ये कभी कभी पूछ देगा कि क्यूपर बेल्ट जो है ना कहां लाई करता है, तो कहां लाइज करता है ये आपको पता होना चाहिए कि क्यूपर बेल्ट कहां लाई करता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे हैं आपके यूनिवर्स से, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया आप लोगों का,
3-5 जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिएगा। लंच आई थिंक नहीं किया होगा आप लोगों ने, हो गया है? हाँ, नहीं मिलेंगे। मैंने, हाँ, नहीं, समझ, नहीं नहीं नहीं, नहीं मिलेगा नहीं। एक होता है कि अमाउंट, अभी आपका हाइड्रोजन और हीलियम जो हमारे अर्थ ऑर्बिट पे है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो शायद 0.001% है। इतना लीस्ट अमाउंट है उनका। मिलेंगे, उतना नहीं मिलेंगे। जैसे अब पहले क्या था कि लगभग 70% 80% हाइड्रोजन हीलियम मिल रहा था, वो नहीं होगा। क्योंकि अगर उतना गैसेस ये होता तो अभी भी अर्थ गर्म होता, ठीक है ना? तो हमारे टेम्परेचर को भी डाउन करना था। तो मिलेंगे, लेकिन उतना नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये जो सोलर फ्लेयर था, इसकी वजह से ये गैसेस बहुत बड़े अमाउंट में बाहर कर दिए गए थे, ठीक है? किसमें? नहीं नहीं, इनर में नहीं मिलेगा, क्योंकि सन फ्लेयर का भी एक अपना, जैसे मान लेते हैं बम अगर हम यहां फोड़े, हाँ, इनर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में ही तो अर्थ है ना। तो मरकरी में भी नहीं मिलेगा, वीनस में भी नहीं मिलेगा, आपके अर्थ में भी नहीं मिलेगा, मार्स में भी नहीं मिलेगा। बहुत लीस्ट अमाउंट में मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत, जैसे वीनस में सबसे ज्यादा आपको पता है क्या मिलता है? CO2। इसीलिए उसको सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कहते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है उसमें। वैसे ही मार्स में जाओगे आप, तो मार्स में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है? तो इस तरीके से वो चीजें होंगी, ये आपको समझना है, ठीक है ना? कोई और डाउट? तो ये सन जो सोलर फ्लेयर है ना, इसका यही फायदा हुआ था कि मतलब जो एक्सेस अमाउंट जो है ना, ये हाइड्रोजन हीलियम, इसको एलिमिनेट कर दिया था। चलिए, और कोई डाउट तो नहीं है? ठीक।